हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी आप सभी बच्चों का फाउंडेशन बैच में एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान के इतिहास व उद्देशिका को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। अब उससे प्रीलिम्स, मेंस व इंटरव्यू में कोई भी सवाल बनेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमको नए टॉपिक को पढ़ना है जिसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दोस्तों, हम लोगों के मन में कई सवाल आते होंगे कि क्या कभी हम पाकिस्तान को कब्जा कर सकते हैं या उसको खरीद सकते हैं, या जम्मू कश्मीर को हम किसी अन्य राज्य में मिला दें कि जम्मू कश्मीर का नाम ही ना रह जाए, या किसी भारतीय क्षेत्र को हम किसी विदेशी देश को दे सकते हैं जैसे बेरूबाड़ी में दिया था। तो इन सब सवालों का जवाब इसी टॉपिक में मिलेगा। दोस्तों, ये टॉपिक में 4 आर्टिकल हैं, है ना। कई बच्चों को तो बस लगता है कि इन 4 आर्टिकल को पढ़ लो क्लियर हो जाएगा, पर ये चारों आर्टिकल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हैं। क्योंकि हम लोगों की जो पढ़ाई करने का स्टैंडर्ड है वो क्या है, यूपीएससी व यूपीपीएससी है ना, कोई भी स्टेट सिविल सर्विस का। तो हम लोगों को बहुत डीप में जाके पढ़ना है और एग्जाम के अनुसार पढ़ना है। देखिए बच्चों, 2 तरीके की पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई वो होती है जो हमें अच्छी लगती है। मान लो आज पॉलिटी पढ़ने का मन, हम पॉलिटी पढ़ने लगे और पॉलिटी में भी जो टॉपिक हमें अच्छा लग रहा है कि वो पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी ओर की पढ़ाई ऐसी पढ़ाई होती है जिसमें एग्जाम को सेंटर में रख के हम तैयारी करते हैं। जो एग्जाम की डिमांड होती है हम उसके अनुसार तैयारी करते हैं। और दोस्तों, सिलेक्शन इसी में होता है, दूसरे नंबर की तैयारी में। पहले नंबर की तैयारी में तो केवल आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे होते हो। आपको पता होगा, तैयारी करने वाले 90% लोग पहले कहते हैं प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे फिर मेंस की तैयारी करेंगे। ये निहायती मूर्ख वाली बातें हैं, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी में पहले और बाद में कुछ नहीं होता, सब चीजें साथ में होती हैं एक समय। प्रीलिम्स की जस्ट एग्जाम के पहले जरूर आप फैक्ट पढ़िए, लेकिन एक समय आपको दोनों चीजें पढ़नी पड़ेंगी, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ। हमारी हिंदी माध्यम की जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं उन्होंने ये कल्चर बना के रखा हुआ है कि पहले प्रीलिम्स का कोर्स करो फिर मेंस का करो। उससे होता क्या कि उनके 2 बैच बनते हैं, उसको फीस ज़्यादा मिलती है, उनको कमाई करनी है तो ऐसा करते हैं। पर हम लोगों को ये सब चक्कर में तो पढ़ना नहीं है, इसलिए हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप इस टॉपिक को जब पढ़ने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये टॉपिक बहुत शानदार, बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए और चालू करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज जितने भी वर्ड यूज करूंगा वो इंग्लिश के वर्ड यूज करूंगा। मेनली बोलूंगा पूरा हिंदी, पर जो की वर्ड होंगे जैसे यूनियन, फेडरेशन, इस तरह की। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदी में कुछ वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग हैं। जैसे मान लो हिंदी में एक वर्ड है संघ, पर इंग्लिश में 2 वर्ड हैं, यूनियन और फेडरेशन। और दोनों का मतलब संघ होता है। अब ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। मान लो कभी सवाल आया कि भारत एक यूनियन है कि भारत एक फेडरेशन है, तो आप लगा दोगे कि यूनियन है, पर हिंदी में दोनों में लिखा होगा भारत एक संघ है, भारत एक संघ है ना। तो हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर इंग्लिश में आपको क्लियरिटी रहेगी। तो इसलिए मैं आज इंग्लिश के कीवर्ड यूज करूंगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 1 to 4 आर्टिकल हैं, है ना। दोस्तों, आज हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। जैसे हाल ही के समय में जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बना देना, ये सब इसका एप्लीकेशन ही है। दमन द्वीप को दादरा नगर हवेली से मिला देना, है ना। तो हम उस चीज को भी समझेंगे। तो आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ना। आपको पता होगा कि ये फर्स्ट पार्ट में है। पार्ट की अगर चर्चा करूं तो मैं पहले बता दूं कि हमारे संविधान में 22 पार्ट हैं और इन पार्ट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी किताब को एक व्यवस्थित तरीके से लिखने में यह सब किया जाता है। आप फिजिक्स की किताब लेने जाओगे तो उसमें भी कई यूनिट होंगी। एक यूनिट फर्स्ट होगी जिसमें लाइट के सभी टॉपिक होंगे, एक यूनिट सेकंड होगी जिसमें वेव के सभी टॉपिक होंगे, एक यूनिट थर्ड होगी जिसमें
मोशन के टॉपिक होंगे, तो एक साथ सारे चैप्टर होंगे। अब जैसे लाइट के सभी चैप्टर एक साथ होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले को दिक्कत ना आए, उसकी रीडेबिलिटी बनी रहे, है ना, सुविधा रहे। अब मान लो एक लाइट का चैप्टर इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, तो पढ़ने में दिक्कत आएगी, समय बर्बाद होगा, लिखने में बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें समस्या पैदा करती हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, संविधान को भी 22 भागों में बांटा। राज्य संबंधित प्रावधान एक जगह, संघ संबंधित प्रावधान एक जगह, नागरिकता संबंधित प्रावधान एक जगह, है ना। तो यही सब भाग हमने बना रखे हैं। तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये सुविधा अनुसार व व्यवस्थित पद्धति के अनुसार लिखी गई है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संविधान भी एक किताब है, तो उसमें भी ये सब नियम आएंगे ही कि कैसे एक अच्छे तरीके से किताब लिखी जाती है। तो कहा होगा कि भाग में डिवाइड कर लो, तो कहा ठीक। तो इस तरह से 22 भाग में हमारे संविधान बटी हुई है ना। है मूलतः एक ही किताब, लेकिन उसमें 22 चैप्टर हैं। चलिए अब चलते हैं पहले आर्टिकल की ओर पढ़ते हैं। पहले आर्टिकल की ओर पढ़ने से पहले हम ये बात करेंगे कि ये संघ व इसके क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं आज, संघ व इसके क्षेत्र, तो ये पार्ट 1 में ही क्यों रखा गया है? दोस्तों जब भी आप इंटरव्यू में कभी देने जाओगे तो ये सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 में क्या है, या ये कहिए पार्ट 1 में क्या है, ये तो सब बच्चों को पता होगा। अगर कोई बच्चा चपरासी की तैयारी कर रहा होगा तो उसको भी पता होगा कि पार्ट 1 में क्या है। कोई बाबू की तैयारी कर रहा होगा तो उसको भी पता होगा। पर आप तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, फिर आप क्लर्क से और चपरासी से अलग कैसे हो गए? दोनों को जब पता है कि पार्ट 1 में संघ व इसके क्षेत्र हैं, तो फिर आप में क्या खासियत है? आप में खासियत ये होगी कि आपको ये पता होगा कि ये क्यों है, पार्ट 1 में इसको क्यों रखा गया है, क्यों नहीं इसको लास्ट में रख दिया गया। तो बात ये होती है, जैसे आप सबको पता होगा कि पानीपत के युद्ध कब हुए, किसने लड़ा, ये हर व्यक्ति को पता है। पर सवाल ये उठता है कि पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ? और ये सवाल यूपीएससी ने अपने मेंस में पूछा था, जनरल स्टडी के फर्स्ट पेपर में, है ना। अब आप लोग सोचिए कि पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ। जैसे इसके कुछ कारण मैं ऐसे ही बता देता हूं कि पानीपत कहां था, यहां था, और यहीं से भारत में हमला होता था। तो जब यहां से हमला होगा तो हम बचाएंगे, यही करेंगे ना। साथ में यह मैदानी क्षेत्र था, यहां लड़ने में बड़ी सुविधा होती थी, इसलिए भी यहां लड़ते थे, है ना। क्योंकि दिल्ली यहां था, तो यहां से हम लोग जाते थे और वहां से कोई और आता था। अधिकतर आप देखो कहां से लोग आते थे, हिंदू कुश से आते थे। हिंदू कुश एक पहाड़ी है ना अफगानिस्तान में, वहीं से ज्यादातर बाहरी आक्रमणकर्ता आए, क्योंकि यहां से तो कोई आ ही नहीं सकता था, ये सब सागर वाला क्षेत्र था, ये हिमालय था, तो इसको कोई पार नहीं कर सकता था। यहाँ नदियों को सागर को कोई पार नहीं कर सकता था, तो यहीं से हमला करते थे। तो यहां से बचाने के चक्कर में यही हमेशा लड़ाई होती थी। तो इस तरह चीजें आपको समझनी होगी। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि इसको पार्ट 1 में क्यों रखा गया। ना सामान्यतः ये कोई नहीं पढ़ाता, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ स्पेशल है ना। तो देखिए मुझे बताइए कि हमारे संविधान में क्या कहा गया है। पीएम कौन होंगे, है ना, प्रेसिडेंट कौन होंगे, सीएम कौन होंगे, गवर्नर कौन होंगे, है ना, अधिकारी कौन बनेगा, ये सब बातें की गई हैं। पर एक मन में सवाल आता होगा कि भाई ये सब कहां करोगे, कहां? अब आप मुझे बताओ कि ये ज्यादा जरूरी है पहचानना कि ये ज्यादा जरूरी है पहचानना, है ना। पहले तो हमें ये पता करना होगा ना कि ये सब नियम कहां अप्लाई होने वाले हैं, फिर हमें इन सब का महत्व समझ में आएगा कि पीएम और सीएम। हमें यही नहीं पता कि ये पीएम और सीएम कहां के लिए है, तो फिर इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो दोस्तों पहला सवाल क्या बनता है कि ये सब नियम कहां आएंगे। तो आप कहोगे सर इसमें क्या सवाल की बात है, ये सब तो भारत में आएंगे, हम भारत के लिए नियम बना रहे हैं। तो बात सही है आपकी। तो इसी भारत को पहले यहां डिफाइन किया गया है। पार्ट 1 में इसी इंडिया या भारत को हमने डिफाइन किया है कि भारत क्या है ना। समझ में आई? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी को पहचानना है कि हम किस क्षेत्र के लिए नियम बना रहे हैं, जो भी हम प्रावधान कर रहे हैं उसका संबंध किस क्षेत्र से है। जब तक इस बात को हम नहीं निर्णय ले लेंगे तब तक ये सब नियमों का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, क्षेत्र।
फिर उसके बाद हम किसके लिए नियम बना रहे हैं, तो दूसरा पार्ट हो जाएगा नागरिक, क्योंकि नागरिकों के लिए बना रहे हैं। तो क्लियर हो गया, क्षेत्र और नागरिक सबसे जरूरी होता है। यदि मान लो हम लोगों का भौगोलिक क्षेत्र ही ना हो या हम लोगों के सिटीजन ही ना हो तो पूरा संविधान किस काम का। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है संविधान के लिए या किसी भी चीज के लिए, नागरिक व उससे संबंधित क्षेत्र। तो बात समझ में आ गई। जैसे एक बात और इसको उदाहरण से समझा दूं, है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ी महसूस होने लगे। जैसे मान लो एक फ्लैट है, फ्लैट में 4 लड़के रहते हैं। अब इन्होंने एक नियम बनाया कि रोज एक एक लड़का पूरे फ्लैट की सफाई करेगा। अब उन्होंने कहा पूरे फ्लैट की सफाई करेगा। अब मान लो एक सुबह उठा, है ना, इसने बालकनी की भी सफाई की, सारे रूम की सफाई की और सामने वाली छत की सफाई कर दी। क्योंकि नियम क्या था, पहला बस एक ही नियम लिख दिया कि फ्लैट की सफाई पर डे एक एक लड़का करेगा, तो इन्होंने कर दिया। अगले दिन 2 उठा, ये थोड़ी होशियार था, इसने केवल रूम की सफाई की बस और छोड़ दिया। शाम को विवाद हो गया कि भाई तुमने यहां की सफाई और यहां की सफाई क्यों नहीं की, तो कहेगा कि हमारा फ्लैट तो केवल यही है ना, बस इसके बाहर का फ्लैट थोड़ी है, वो तो बालकनी हो जाएगी या छत हो जाएगी, फ्लैट केवल इतना ही है। तो विवाद हो जाएगा किसको लेकर, क्षेत्र को लेकर, कि फ्लैट क्या है, इसी पे चर्चा होगी फिर, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब सफाई के लिए नियम बनाएंगे तो पहले ये भी डिफाइन कर लेंगे कि फ्लैट किसे कहते हैं। अर्थात जिस क्षेत्र के लिए नियम बना रहे हैं हम उस क्षेत्र को भी डिफाइन करेंगे। तो हम बताएंगे कि ये बालकनी है, ये छत है, ये सब फ्लैट के अंतर्गत आता है, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह जब भारत हम बना रहे थे तो हमने डिफाइन किया कि भारत क्या है और कितने क्षेत्र को हम भारत कहते हैं। बात समझ में आई। तो इस तरह चीजों को हमें समझना होगा, तब पढ़ने में मजा भी आएगी और मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए तैयारी अच्छी होगी, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा कि पहले पार्ट में क्या है और क्यों ऐसा लिखा गया है। चलिए अब चलते हैं, पढ़ते हैं कि नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। यह हमारा पहला आर्टिकल है। पहला आर्टिकल, संविधान की शुरुआत का सबसे पहला आर्टिकल यही है कि नेम एंड इट्स टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसका मतलब हुआ कि नाम व क्षेत्र। पहले आर्टिकल में यही बात की गई है। सीधे प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान के पहले आर्टिकल में चर्चा की गई है देश के नाम की, देश के क्षेत्र की, उपर्युक्त दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहोगे, उपर्युक्त में दोनों की। तो यहां से सीधे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब पहले आर्टिकल में भी कुछ पार्ट बने हुए, है ना, उन पार्ट्स को समझते हैं। दोस्तों ये पहला आर्टिकल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर समझ जाइएगा कि कमी आप में है, क्योंकि मैं अच्छे से समझाऊंगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। चलिए डरिए नहीं, अगर ना समझ में आए तो फिर आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो चलिए पहले क्या लिखा है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात भारत, है ना, लिखा है इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। चलिए इसको समझते हैं, यह बहुत लंबा चलेगा, है ना। इसमें लिखा है कि इंडिया, क्या लिखा है, इंडिया डेट इज भारत, ठीक है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है ना, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। अब समझिए, इन्होंने लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। अर्थात समझिए इस बात को, ये कहना चाहते हैं कि ये नाम है हमारे, है ना, और ये हमारे यहाँ का शासन पद्धति है। ये 2 बातें इस आर्टिकल में बताई। पहला क्या बताया कि हमारे देश का नाम क्या होगा, देश का नाम,
है ना। फिर बताया कि इस देश में कौन सी शासन पद्धति होगी। पहले आर्टिकल में इतनी बातों की चर्चा की गई है। अगर आपसे यह भी पूछे कि हमारे पहले आर्टिकल में क्या शासन पद्धति या राजनीतिक प्रणाली की बात की गई है, तो हाँ की गई है। चीजें एक एक चीज याद रखिएगा, लिखते जाइएगा। सामान्यतः किताब में इस तरह स्पष्ट नहीं लिखा है ना। तो मान लो चला ये देश है, जो इस देश का क्या नाम होगा, तो इस देश का नाम इंडिया भी होगा और भारत भी होगा। अब इस बात को समझते हैं। देखिए, जब संविधान सभा में देश के नाम पर चर्चा हो रही थी तो सामान्यतः लोग बोल रहे थे कि हमारे देश का नाम भारत रखिए, क्योंकि ये हमारी भाषा में है, हमारे पुराने गौरव को याद कराएगा, है ना। और उन्होंने विरोध किया कि इंडिया नाम मत रखिए, है ना। पर कुछ लोग समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है वो पूरे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो हमको अपने अंतरराष्ट्रीय महत्व को भी समझना होगा, तो इसलिए हमको इंडिया नाम भी रखना होगा, है ना। तो अर्थात कई लोग कह रहे थे कि चूंकि भविष्य में हम लोग अंतरराष्ट्रीय शक्ति बनेंगे तो हम लोगों को वही नाम लेके चलना चाहिए जो हम जिसमें हमारी अंतरराष्ट्रीय पहचान हो। तो अंतरराष्ट्रीय पहचान हमारी इंडिया से थी, है ना। पर कई लोग कह रहे थे कि हमें अपनी संस्कृति को याद रखना चाहिए, तो भारत नाम रखना चाहिए। तो संविधान सभा ने कहा कि चलो भाई ना लड़ो, हम ये दोनों नाम रख देते हैं, इंडिया और भारत। जब भी लिखा है ना इंडिया डेट इज भारत, ये दोनों नाम भारत के संवैधानिक नाम हैं, मतलब हमारे देश के संवैधानिक नाम हैं। दोस्तों, इसको लेके वर्तमान में फिर एक डिबेट शुरू हुई थी। किसी महोदय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की कि इंडिया शब्द को संविधान से हटा दिया जाए, अर्थात हमारे देश का नाम केवल भारत रहना चाहिए बस। साथ में उसने तर्क क्या दिया था कि इंडिया नाम किसका है, ब्रिटिश द्वारा दिया गया लोगों का, और अगर हम ब्रिटिश लोगों द्वारा दी गई चीजों को यूज कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं अभी भी हम उनके गुलाम हैं। ये कोलोनाइजेशन का प्रतीक है, ये हमारी गुलामी का प्रतीक है और इसको खत्म कर देना चाहिए। साथ में ये भी कहा कि देखिए, हम हर जगह भारत ही यूज करते हैं। जब हम सबसे बड़ा अपने देश का किसी को पुरस्कार देते हैं तो उसे भारत रत्न कहते हैं, इंडिया रत्न नहीं। हम जब राष्ट्रगान गाते हैं तो भारत भाग्य विधाता गाते हैं, इंडिया भाग्य विधाता नहीं। तो कहा कि हमको इसी नाम को यूज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको ये नाम अच्छा लगता है, तो कहा हाँ, तो कहा आप कहो, आपको किसने मना किया है, संविधान ने इसको भी लिख के रखा हुआ है, इसको भी कहो, है ना। और जिनको ये अच्छा लगता है उनको ये कहने दो। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमसे ये मत कहो कि ये नाम डिलीट करो या कुछ करो, है ना। आपको दोनों नाम मिले हुए हैं, आपको जो मन हो वो बोलो। और रही बात डिलीट करने की ना करने की, तो ये संसद का काम है ना, इसलिए हमारे यहाँ से जाइए। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा नाम को लेकर। तो हमारे दोनों नाम है, दोनों नाम का अपना अलग अलग महत्व है। एक नाम हमारी संस्कृति से संबंधित है, एक नाम हमारे पुराने गौरव से संबंधित है, तो दूसरा नाम हमें अपनी इंटरनेशनल इमेज के लिए जरूरी है, क्योंकि विदेश में हमारा जो भी नाम है वो इंडिया के नाम से। तो ये चीजें समझ में आ रही। अब आगे चलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट ना, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट ये वर्ड यूज किया है इसमें। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये वर्ड हमारे यहां की शासन पद्धति को बताता है। अब इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से बातें सुनिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि दो तरह की शासन पद्धति होती है। ये तो भारत की है यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, लेकिन पहले मैं ये बताऊंगा कि कितने तरीके की होती हैं, फिर भारत की कौन सी है और वो क्यों है, और भारत ने ऐसा क्यों अपनाया, है ना। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसी कैसी शासन पद्धति होती है ना, कैसी कैसी राजनीतिक प्रणाली होती है, हम ये समझते हैं। कोई भी शब्द आप देख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कई छोटे छोटे राज्य हैं, है ना, ये सब मान लो कहीं अलग अलग रहते हैं, है ना, पास पास में रहते हैं। इनको इस बात का एहसास हुआ कि यार हम सब अगर एक मिल जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। आपस में जब मिल जाएंगे तो हम लोग ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और सुरक्षित भी रहेंगे।
है ना। मान लो इन्हें किसी बाह्य ताकत से खतरा हो, तो इस कारण ये आपस में समझौता करते हैं। क्या करते हैं? समझौता। ये आपस में समझौता करते हैं। क्लियर? कि हम सब आपस में मिल जाते हैं, है ना, और आपस में मिलके हम लोग एक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है? क्लियर? जिससे हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और ज्यादा विकास कर सकेंगे। आपको पता है कि एकता में ताकत होती है, तो ऐसी बात ये लोग करते हैं। पर सवाल ये उठा कि ये अगर मिल जाएंगे तो फिर शासन कैसे करेंगे? मतलब पहले ये अपने आप में शासन करने में मस्त रहता था, ये पहले अपने आप में शासन करता था। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये ए है, ये बी है, ये सब अलग अलग पहले अपने आप में शासन कर रहे थे। एक राजा इधर, 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 राजा कह दो, मुख्यमंत्री कह दो, कुछ भी कह दो, सब अपने अपने शासन कर रहे थे। लेकिन जब ये आपस में मिले तो इन्होंने प्लान बनाया कि हम सब मिलते हैं और मिलने से हम मजबूत होंगे। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि भाइयों ये बताओ कि शासन कैसे होगा? पहले तो सब अपने अपने देख लेते थे, अब जब एक हो जाएंगे तो फिर कौन लीड करेगा सबको? तो इन्होंने कहा होगा कि एक काम ये करते हैं, हम सब अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी पावर एक दूसरी संस्था को दे देते हैं, अपनी थोड़ी थोड़ी पावर दूसरी संस्था को दे देते हैं और वो हम सबको जोड़कर रखेगी। तो इसको कहा गया, जो दूसरी संस्था बनाई गई, तो इसको कहा गया सेंटर, केंद्र, है ना। बाकी सबको क्या कहा गया? राज्य। क्लियर? अब मान लीजिए कि ये पूरा पहले स्टेट था, इसके पास सारी पावर थी। कैसी? हमारे यहाँ एजुकेशन कैसी होगी, हमारे यहाँ हेल्थ कैसी होगी, हमारे यहाँ लॉ सिस्टम कैसा होगा, हमारे यहाँ जुडिशियरी कैसी होगी, हमारे फॉरेन रिलेशन कैसे होंगे, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये सब था पहले। हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम कैसे होगा, ये सब पहले खुद देखता था। पर इसने क्या किया? अब इसने देखिए अपनी शक्तियां इसको दे दी। तो कहा कि हम केवल दो शक्तियां दे रहे हैं, अपनी फॉरेन रिलेशन की और कम्युनिकेशन की। तो वैसे ही सभी देशों ने केवल अपनी सभी देशों ने, जो पहले देश थे, वो अपनी छोटी छोटी शक्तियां दे दी। किसको दे दी? सेंटर को। और ये सब अब क्या बन गए? ये सब अब एक देश बन गए। पहले जो अलग अलग थे अब वो एक देश हो गए, और इन्होंने अपनी शक्तियां किसको दे दी? थोड़ी थोड़ी शक्तियां अपनी केंद्र को दे दी। और देखिए अब यह एक नया सिस्टम बन गया। पहले जो अलग अलग थे, है ना, अलग अलग देश थे और शासन चला रहे थे, उन्होंने क्या किया? आपस में सब मिल गए, अपनी शक्तियां थोड़ी बहुत किसको दे दी? केंद्र को दे दी, और अपने आप को एक देश की तरह बनाया। इन्होंने क्या किया? समझौता, है ना दोस्तों। तो समझौता करके इन्होंने अपने आप को एक नई इकाई बनाई। ठीक। और इस इकाई की क्या खासियत है? इस इकाई की खासियत है कि यहां पर शक्तियों का क्या है? शक्तियों का बंटवारा है। किसमें किसमें? केंद्र में व राज्य में, है ना। ये सब बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत जरूरी है। जब तक आप इन टॉपिक को नहीं समझेंगे तो आपको रियल में पॉलिटी महसूस ही नहीं होगी। तो इस तरह ये नई यूनिट बनी और इसी को कहेंगे फिर एक नया देश। तो ये समझौते के आधार पे बना हुआ है। और याद करिए, जब आप समझौता करते हैं तो पहले चीजें क्लियर कर लेते हैं ना, हमारे पास कितनी पावर रहेगी, आपके पास कितनी पावर रहेगी। तो पहले ये समझौता हो गया होगा कि हर स्टेट के पास कितनी पावर होगी और केंद्र के पास कितनी पावर होगी। तो दोस्तों ये होता है फेडरेशन। याद करिएगा, इस व्यवस्था को कहते हैं फेडरेशन। किसको कहते हैं? फेडरेशन। यहां पर कई इकाइयों के द्वारा समझौता करके एक नई इकाई का गठन किया जाता है। यहां पर इकाइयों द्वारा समझौता करके एक नई इकाई का गठन किया जाता है ना। और इसकी क्या खासियत होती है? कि पहली खासियत होती है ये समझौते का परिणाम होता है। यह यूनिट किसका परिणाम है? समझौते का परिणाम है। दूसरा, यहां पर शक्तियों का भी क्या रहता है? विभाजन रहता है। क्लियर? तो इसको कहेंगे यहां शक्तियों का भी विभाजन होगा। और क्या हुआ? यह समझौते का परिणाम है। तो दोस्तों यह हो गया यूएसए का उदाहरण। यूएसए ऐसे ही है। यूएसए
पहले कोई एक देश नहीं था। यूएसए पहले छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था, फिर वो क्या मिला, आपस में मिलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। जैसे अलास्का को सबसे बाद में खरीदा है ना, तो अलास्का को भी मिला लिया, तो उसने भी समझौता कर लिया। तो इस तरह यूएसए तैयार होता है। तो एक प्रणाली तो ये हो गई शासन पद्धति की। दूसरी शासन पद्धति की क्या होगी? दूसरी शासन पद्धति कैसी होगी? मान लो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। जब बहुत बड़ा क्षेत्र होगा ये, तो मान लो कहीं कुछ कल्चर है, यहां का कल्चर मान लो कुछ है, यहां का कल्चर मान लो कुछ है, यहां का कल्चर कुछ है, यहां का कल्चर कुछ है, अलग अलग संस्कृति है मान लीजिए। अब ये भारत के लिए बात कर रहे हैं, समझिएगा। तो ये पूरा एक क्षेत्र मूलतः अलग अलग नहीं है। अब इस क्षेत्र में अगर हमें शासन पद्धति करनी है, अगर हमें इसमें शासन करना है, तो कैसे सही रहेगा? कोई एक आदमी पूरे में करे, या ये कहा जाए कि इसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और उन भागों में अलग अलग आदमी शासन करें, साथ में पूरे क्षेत्र के लिए एक अलग आदमी हो। तो हमने क्या किया, उसको कहां बांट दिया? स्टेट में बांट दिया, है ना। और कहा यहां सीएम देखेंगे, साथ में ये कहा कि पूरे क्षेत्र को पीएम देखेंगे, है ना। तो इसको कहा केंद्र और इसको कहा स्टेट या राज्य। बात समझ में आ रही? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने एक इकाई को, जो पहले एक इकाई थी, उसको कई छोटे छोटे भागों में बांटा। क्यों? केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, क्योंकि प्रशासन करना सुविधाजनक हो जाए। बात समझ में आ रही है आपको? इससे और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें यह अंतर है कि यहां ये एक समझौते का परिणाम है। पहले जो चीजें अलग अलग थी वो आपस में मिली हैं, ना। वहीं दूसरी ओर ये किसी भी तरह का समझौते का परिणाम नहीं है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक इकाई क्षेत्र को छोटी छोटी इकाई में केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से बांटा कि हमें शासन करना आसान हो। क्योंकि मान लो अगर एक ही शासन करते पीएम जी, तो सबका अलग अलग कल्चर है, समझ ही ना पाते। बाद में क्या होता, यहाँ के लोग नाराज होते, इनको अच्छा प्रशासन नहीं मिलता। तो हमने क्या किया, प्रशासनिक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की। प्रशासनिक आधार पे हमने भारत को छोटे छोटे भागों में बांटा, यूपी एमपी। तो मेरी बात समझ में आ रही? तो इसको बोलते हैं यहां फेडरेशन, वहीं इसको बोलते हैं हम यूनियन। आपको समझ में आना चाहिए यूनियन क्या है, फेडरेशन क्या है। फेडरेशन समझौते का परिणाम है, यूनियन समझौते का परिणाम नहीं है। यूनियन परिणाम किसका है? प्रशासनिक सुविधा का है। जिस देश में विविधता ज्यादा होगी वहां एक व्यक्ति द्वारा शासन नहीं किया जाता। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाई जहां पर एक व्यक्ति पूरे देश को देखेगा, वहीं अलग अलग कुछ व्यक्तियों को बनाया कि वो अपने अपने क्षेत्र को देखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है कि यहां भी सेंटर और स्टेट में शक्तियां बांटी गई थी। आपको मैंने बताया था कुछ शक्तियां इसको दी गई, बाकी शक्तियां इनको, इनके पास थी। वहीं दूसरी ओर इसमें भी क्या कॉमन है कि कुछ शक्तियां इसके पास है, पीएम साहब के पास, बाकी शक्तियां इनके पास है ना। तो अर्थात जो शक्तियों का बंटवारा है वो सेंटर व स्टेट में दोनों में है ना। इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों में कॉमन है। बहुत आराम से समझिएगा, अगर इस टॉपिक को समझ गए तो पूरे इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम को आप समझ जाएंगे। मैंने क्या कहा कि अंतर क्या है, एक समझौते का परिणाम है तो दूसरा सुविधा के लिए किया गया है। पहले से एक देश था उसको केवल हमने बांटा है, यहां पर सारे बटे हुए पार्ट मिले, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है कि सेंटर व स्टेट में शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे आप भारत में देखो, पुलिस व्यवस्था, हेल्थ व्यवस्था स्टेट की है, पर रेलवे, कम्युनिकेशन है ना, या संचार किसका है? केंद्र का है। तो इस तरह विदेशी नीति केंद्र की है। तो शक्तियों का बंटवारा एक दोनों में खासियत होती है, पर दोनों में अंतर क्या होता है, एक समझौते का परिणाम होता है और एक सुविधा के लिए होता है। पर एक अंतर और है, आप मुझे एक बात ये बताइए कि इसमें से कौन ज्यादा मजबूत इकाई होगी, है ना। ये बताइए, यहां पर क्या हुआ है,
यहां पर इस यूनिट ने इस बड़ी वाली यूनिट के साथ समझौता किया है, तो समझौता जब भी होगा तो हमेशा बना रहेगा, है ना। अर्थात ये क्षेत्र, मेरा कहने का मतलब केंद्र वहां के राज्य को कमजोर नहीं कर सकता और वहां का राज्य केंद्र से कोई मजाक नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जो समझौता हो गया वो हमेशा चलेगा। बात समझ आ रही? जैसे दो मान लो दोस्त मिले, उन्होंने बिजनेस करने के लिए एक समझौता किया, तो जो समझौता हुआ होगा फिर उसी में सारा बिजनेस होगा, हमेशा उससे इधर उधर नहीं हो सकते, है ना। और समझौता कैसा हुआ होगा? जिसमें दोनों फायदे में रहे होंगे दोस्त, क्योंकि एक समझौता वही असली समझौता है जिसमें दोनों फायदे में हो, और वही हमेशा चलेगा भी, है ना। लेकिन ये समझौते का परिणाम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो राज्य हैं, है ना, उसके साथ बाद में फेरबदल किया जा सकता है। इसमें राज्यों को कभी छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये समझौता है, अब इसमें कोई मजाक नहीं, है ना, क्योंकि इसी के भरोसे तो आए थे। अगर मान लो केंद्र ने क्या कहा कि वह इसको छोटा करेगा, एक राज्य को, मान लो वाई को छोटा करेगा, ऐसा कह दिया कि वाई अब तुम्हें हम 2 भागों में बांट देंगे, तो वाई कहेगा आपने समझौते का उल्लंघन किया है, इसलिए हम आपसे अलग होंगे। समझ आई? तो ये देश अलग होने तक की बात कर सकते हैं। पर भारत में क्या है, या यूनियन होगा, वहां पर क्या होगा? वहां तो कहा जाएगा कि भाई आप पहले से कोई यूनिट थोड़ी थे, आप किसी समझौते का परिणाम थोड़ी हो। आप 3-2-5 करोगे तो आपको 2 से नहीं 3 भागों में हम बांट देंगे। तो यहां क्या है, यहां राज्यों को बांटा जा सकता है। जैसे वर्तमान में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, या भविष्य में यूपी को 4 भागों में बांट देंगे। तो यूपी कोई एक समझौते के कारण नहीं था भारत से जुड़ा हुआ, भारत ने तो एक प्रशासनिक सुविधा के लिए बीच के क्षेत्र को यूपी कह दिया था बस। तो ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये जो होता है फेडरेशन, जो फेडरेशन होता है वो चूंकि समझौते का परिणाम होता है, इसलिए जो स्टेट है और जो सेंटर है वो दोनों अविभाजित रहते हैं। अविभाजित का मतलब दोनों को बांटा नहीं जा सकता, ठीक, दोनों को बांटा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर जो यूनियन होता है उसमें सेंटर तो मजबूत रहता है, उसको तो कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता, पर स्टेट को जब चाहे अलग किया जा सकता है ना, बांटा जा सकता है। तो कहा जाता है यूनियन वो शब्द है जो यह बताए कि केंद्र भी अविभाजित है और राज्य विभाजित है ना। यूनियन वह शब्द है जहां केंद्र अविभाजित होगा और राज्य विभाजित होंगे। जैसे भारत, जम्मू कश्मीर को आप देख लीजिएगा, है ना, यूपी भविष्य में हो सकता है, या एक समय जो महाराष्ट्र और गुजरात है वो एक राज्य थे, इनको अलग अलग किया, है ना। तो चीजें समझ में आपको आएंगी। लेकिन वहीं फेडरेशन में जो केंद्र है वो भी अविभाजित रहता है और जो राज्य है वो भी अविभाजित रहते हैं, क्योंकि दोनों ने समझौते कर रखे हैं। कोई एक समझौता तोड़ेगा तो दूसरा बाहर हो जाएगा। तो इस तरह आपको बात समझ में आई होगी, है ना। एक समझौता, प्रशासनिक सुविधा, पर दोनों में कॉमन क्या है, ये बात क्लियर हो गई आपको। तो सबसे मेन बात क्या थी इसकी? सबसे मेन बात थी ये कि स्टेट में और सेंटर में शक्तियों का बंटवारा होता है। स्टेट व सेंटर में शक्तियों का बंटवारा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला हमने, यूनियन भी बोला। अब कई चीजें आपको मिक्स हो रही होंगी, धीरे से समझिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत से बच्चों को चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, और चूंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं कोई भी पढ़ाई को लेकर लापरवाही नहीं करूंगा। चाहता तो इसको ना पढ़ाता, ऐसे ही समझा देता कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा, लिख लो, है ना। पर बच्चों मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, है ना। तो इस तरह चीजें आपको समझनी है। अब देखिए एक और इसका उदाहरण मिलता है, वो होता है कन्फेडरेशन, है ना। आप सुनोगे कन्फेडरेशन, जिसको बोलते हैं परिसंघवाद। ये क्या होता है? तो इसमें भी कई यूनिट आपस में मिलती हैं और एक नई यूनिट की स्थापना करती हैं, परंतु ये बड़ा कमजोर होता है। इसमें कभी भी कोई भी अलग हो सकता है, इसको कन्फेडरेशन बोलते हैं, है ना। अर्थात ये कहोगे कि सबसे मजबूत क्या होता है, यूनियन, उससे मजबूत फेडरेशन, और उससे मजबूत, सॉरी गलत हो गया, सबसे मजबूत यूनियन, उससे कमजोर फेडरेशन और उससे कमजोर कन्फेडरेशन।
कन्फेडरेशन का एक उदाहरण है यूएसएसआर। आपको याद होगा कि एक समय कई सारे देश ने मिलकर यूएसएसआर बनाया और 1991 में ये सब अलग हो गए। फिर आप देखिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान या लिथुआनिया, लाटविया, ये सब पहले एक देश थे परिसंघवाद के अंतर्गत, फिर बाद में सब अलग अलग हो गए, है ना। तो इन तीन चीजों को आप समझ लीजिएगा, सबसे मजबूत होता है यूनियन और सबसे कमजोर होता है कन्फेडरेशन। बात समझ में आ रही? पर सब में कॉमन क्या है कि शक्तियों का क्या होगा, बंटवारा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये चीज हमने समझ ली कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब समझ में आ गया कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, फेडरेशन नहीं है। संघ का मतलब क्लियर कर लीजिएगा कि शक्तियों का तो बंटवारा है पर कोई समझौते का परिणाम नहीं है, है ना। तो यह बात समझाने में मुझे काफी लंबा समय लग गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या है इसका, द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। देखिए पहले में क्या कहा गया कि हम क्या हैं, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो सवाल ये उठता है कि चलो हम राज्यों का संघ तो हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ये बताओ कि राज्य कौन कौन से हैं। तो उसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया, उसका वर्णन फर्स्ट शेड्यूल में कर दिया गया है। शेड्यूल मतलब किताब के पीछे कुछ टेबुलेशन होगा, अर्थात कुछ सारणियां बनी होगी, तो उसी में एक सारणी है जिसमें राज्यों का नाम लिखा है। तो जैसे कोई मुझसे पूछेगा भारत क्या है, तो मैं कहूंगा राज्यों का संघ है। फिर वो सवाल पूछेगा कि भाई अगर भारत राज्यों का संघ है तो ये बताओ ये राज्य कौन है, तो मैं कहूंगा कि आप अनुसूची उठा लो, टेबुलेशन उठा लो, उसमें देख लो कौन कौन सी राज्यों का नाम लिखा हुआ है ना। तो अगर मान लो भारत में को लेकर कोई विवाद होता है तो अनुसूची देखी जाएगी कि अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, फिर उसी का जो संघ होगा उसको भारत बोल देंगे। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए दूसरा, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, अर्थात जो भारत का क्षेत्र है ना, जो भारत का क्षेत्र है, जो भारत का क्षेत्र है, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड। दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत का क्षेत्र होगा, क्या क्या होगा, जितने भी स्टेट हैं उनका क्षेत्र, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उसका क्षेत्र, और जितने भी एक्वायर्ड हैं उनका क्षेत्र। तो पहला जो मतलब स्टेटमेंट है ये थर्ड नंबर वाला, ये कहता है कि एरिया ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ इंडिया क्या क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या क्या होगा, सबसे पहला होगा जितने भी स्टेट हैं उसका क्षेत्र, प्लस जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं उसका क्षेत्र, प्लस जितने भी एक्वायर्ड हैं उसका क्षेत्र। अब ये कहोगे एक्वायर्ड क्या है, तो अगर मान लो भारत भविष्य में पाकिस्तान को कब्जा कर लेता है ना, जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, और इसको कब्जा कर लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, भारत का क्षेत्र होगा। अब अभी तक तो आपने यूनियन ऑफ इंडिया में दिमाग काफी लगाया होगा, अब उससे ज्यादा दिमाग लगाने की बारी है। दोस्तों ये संविधान है, कोई हंसी मजाक वाली किताब नहीं। इसके एक एक शब्द को लिखने में 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन बहस होती थी, समझा ना। तो समझ जाइए कि एक एक शब्द में कितने मतलब होंगे, उस सभी मतलब को हमें समझना है अगर हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो एक्वायर्ड मतलब क्या, जो भविष्य में क्षेत्र भारत लेगा। जैसे आज मान लो भारत पाकिस्तान को ले लेता है तो ये एक्वायर्ड में आ जाएगा। तो फिर 3 तरीके के हो जाएंगे, एक जैसे मान लो यूपी एमपी हो गया, है ना, ये स्टेट है अपने प्रॉपर। दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली, ठीक है, अंडमान निकोबार, है ना। फिर तीसरा हो जाएगा मान लो पाकिस्तान, अगर मान लो इसको हमने कब्जा कर लिया, तो ये तीनों जब मिल जाएंगे
ये तीनों जब मिल जाएंगे तो उसको बोलेंगे भारत का क्षेत्र। तो देखिए, हमारे संविधान निर्माता बहुत समझदार थे, उन्हें उम्मीद थी कि हम भविष्य में किसी देश को अपने अंदर मिला सकते, तो इसलिए वो नीचे ही एक आर्टिकल लिख गए। कहने का ये मतलब है कि भारत एक संप्रभु राज्य है और संप्रभु राज्य के पास पावर होनी चाहिए कि वो किसी भी देश को भविष्य में कब्जा कर सकता है, खरीद सकता है, अधिग्रहित कर सकता है या जीत सकता है। मान लो हमने श्रीलंका को खरीद लिया भविष्य में, है ना। अब श्रीलंका के लोग नाराज मत होना, एक उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं कि मान लो श्रीलंका को खरीद लिया, क्योंकि हम संप्रभु हैं। संप्रभु मतलब सुप्रीम पावर, जो कुछ भी कर सकती हो। हम किसी के अंडर में अगर होते तो हम कभी कहीं कब्जा नहीं कर सकते थे। बात समझे? जैसे मान लो कि मैं किसी के अंडर में काम करता हूं, है ना, मैं मान लो किसी का गुलाम हूं, तो ये बताइए गुलाम आदमी कभी किसी चीज में कब्जा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। कब्जा कौन करेगा? हमेशा मालिक, जो सुप्रीम पावर होगी। मान लो मैं गुलाम हूं, मैंने किसी तरह किसी कमजोर को, अपने से भी कमजोर को क्या कर लिया, हड़प लिया, तो फिर उसमें किसका अधिकार हो जाएगा? मेरे ही मालिक का हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो वैसे ही जो संप्रभु होगा, जो सुप्रीम पावर होगा, वो किसी को कभी अपने अंडर कर सकता है, लेकिन कोई गुलाम नहीं कर सकता। तो चूंकि भारत एक संप्रभु देश है, तो इस कारण भी भारत को यह पावर है कि वो भविष्य में किसी भी क्षेत्र को अपने अंतर्गत कर ले। क्लियर? जैसे सिक्किम पहले भारत का पार्ट नहीं था, हमने सिक्किम को पार्ट बना लिया। पहले गोवा दमन द्वीप भारत का पार्ट नहीं था, हमने उसको भी भारत का पार्ट बना लिया, है ना। जूनागढ़ हमने, सॉरी जूनागढ़ नहीं कह रहा, है ना, गोवा दमन द्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया या पांडुचेरी हो गया, ये सब पहले भारत के पार्ट थोड़ी थे। 1950 में जब हमारा देश गणतंत्र बना था तो उस समय ये कोई नहीं था। गोवा दमन द्वीप, पांडुचेरी ये सब नहीं थे, ये सब तो हमने बाद में लिए ना। तो इस तरह आप चीजें समझिएगा, तब आपको महसूस होगा। एक एक उदाहरण देखिएगा। अब इसको फिर समझते हैं। तो पहला क्या है, इसमें एक शब्द यूज किया है एरिया ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा? जितने भी स्टेट हैं, यूपी, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, उन सबको, जितने भी क्षेत्र हैं, है ना। जम्मू कश्मीर अब नहीं है तो इसमें नहीं आएगा। और तीनों क्षेत्र को जब मिला लेंगे तो उसको बोलेंगे भारत का क्षेत्र। तो आपको लग रहा होगा सर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत आराम से समझ में आ रहा था, है ना। लेकिन यहां बहुत सी दिक्कतें हैं, अब आप उसको समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि जो स्टेट का क्षेत्र होगा, जो स्टेट का क्षेत्र होगा, है ना, जैसे यहां देखिए बताया था, ये द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, है ना, जो स्टेट का क्षेत्र होगा, ये वाला ऑप्शन। इसी पार्ट को बस हम बोलेंगे यूनियन ऑफ इंडिया। अब याद रखिएगा, इसी को बोलेंगे यूनियन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत संघ। भारत संघ, ये थोड़ी टेक्निकलिटी समझिएगा, जहां केवल इस वाले क्षेत्र को भारत संघ बोलेंगे, बाकी यूनियन टेरिटरी और जो एक्वायर्ड एरिया है, जो एक्वायर्ड एरिया है, इसको हम यूनियन ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे, इसको हम एरिया ऑफ इंडिया बोलेंगे। अब कंफ्यूजन हो गई होगी आपके दिमाग में कि ये सब क्या है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वाकई ये कॉम्प्लिकेटेड है, पर आएगा जरूर एग्जाम में, है ना। क्योंकि आप लोगों का भी उतना बेसिक क्लियर नहीं है, इसलिए दिक्कत होगी, है ना। तो देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा था कि यूनियन की खासियत क्या होती है? यूनियन की खासियत होती है कि शक्तियों का बंटवारा होता है सेंटर व स्टेट में। अब मुझे आप बताओ कि स्टेट, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड एरिया, ये तीनों भारत के पार्ट हैं, मान लो, है ना। चलो एक यहां से देखते हैं, ठीक। मान लो ये भारत है, ठीक है। अब इसमें मान लो हमने पाकिस्तान को एक्वायर्ड कर लिया, ठीक। यहां मान लो दिल्ली है, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अब मान लो ये यूपी, यहां यूपी है ना, यहां मान लो गुजरात है, यहां मान लो तेलंगाना है ना, ये राज्य हैं, कई सारे और भी राज्य हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये जो क्या है, ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है।
और ये क्या है, एक्वायर्ड रीजन है, बाकी सब क्या है, स्टेट है। तो ये बताइए केंद्र व शक्तियों का बंटवारा कहां है? केंद्र व शक्तियों का बंटवारा केवल और केवल स्टेट के साथ होता है। हमने पाकिस्तान को जब कब्जे में ले लिया, अगर मान लीजिए, और उसको कोई शक्ति ही नहीं दी, पाकिस्तान को कब्जे में तो ले लिया, उसको कोई शक्ति नहीं दी, अर्थात वहां कई शासन पद्धति कौन देखेगा, केंद्र देखेगा, उसके साथ हमने कोई शक्तियों का बंटवारा ही नहीं किया। हमने जिस तरह से यूपी को कई शक्तियां दे रखी हैं, एमपी को दे रखी हैं, उस तरह हमने किसको शक्तियां नहीं दी, पाकिस्तान को दी ही नहीं। तो कहोगे आप कि सर पाकिस्तान को तो शक्ति मिली नहीं, है ना, और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इसको भी कोई शक्ति नहीं दी, सारी शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है। तो आप कहोगे सर यहां पर तो शक्तियों का बंटवारा ही नहीं है। तो यही मैं बात कह रहा हूं कि दोस्तों इन हिस्सों में शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, है ना, पर इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है किसके किसके बीच में, सेंटर व स्टेट के बीच में। इसीलिए इसको यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि यूनियन शब्द का मतलब ही होता है यहां पर शक्तियों का बंटवारा हो। बात समझ में आई? चूंकि इन दोनों जगह में कहीं भी शक्तियों का बंटवारा नहीं है, इसलिए इसको यूनियन ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे। यूनियन ऑफ इंडिया कहां बोलेंगे, केवल राज्यों के क्षेत्र को। तो बात यहां समझिएगा, फिर एक बार इसको रिवीजन करा देता हूं, है ना। मैंने कहा कि एरिया ऑफ इंडिया क्या है, आप कहोगे एरिया ऑफ इंडिया सर जितनी भी टेरिटरी ऑफ स्टेट है वो है, प्लस यूनियन टेरिटरी है, प्लस एक्वायर्ड एरिया है, 3 है। तो मैं कहूंगा कि टेरिटरी ऑफ स्टेट को हम क्या बोल सकते हैं, आप कहोगे यूनियन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहां समझिएगा कि एरिया ऑफ इंडिया एक बड़ा व्यापक शब्द है, एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। वहीं यूनियन ऑफ इंडिया एक छोटा शब्द है उसकी तुलना में, अर्थात यूनियन ऑफ इंडिया का क्षेत्रफल कम रहेगा क्योंकि उसमें यह दोनों क्षेत्र शामिल नहीं है, है ना। जबकि एरिया ऑफ इंडिया एक बड़ा शब्द है, उसमें दोनों शब्द शामिल हैं, तीनों शामिल है, सॉरी, है ना। तो आप कह सकते हो कभी सवाल अगर आ जाए, है ना, कि एरिया ऑफ इंडिया बड़ा होगा कि यूनियन ऑफ इंडिया बड़ा होगा, तो आप कहोगे सर एरिया ऑफ इंडिया बड़ा होगा, क्योंकि एरिया ऑफ इंडिया में 3 चीजें आती हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, साथ में यूनियन टेरिटरी, और उसके बाद एक्वायर्ड एरिया। मित्रों ये टॉपिक थोड़ी आपको कठिन लग रहा होगा, पर ये जरूरी था समझना, नहीं तो आपको वास्तविक रूप में समझ में ना आता। आपको ऐसा महसूस तो होता कि आपको आर्टिकल 1 आ गया, पर रियल में ना आता, है ना। लक्ष्मीकांत ने भी इसको अच्छे से नहीं समझाया, लिख दिया है बहुत जल्दी जल्दी, और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कहीं भी पढ़िए, किसी भी दोस्त से ये पूछ लीजिएगा, उसको ये अंतर नहीं पता होगा, क्योंकि टीचर पढ़ाता ही नहीं, और डरता है कि बच्चा कहीं भाग ना जाए तो मेरी फीस चली जाएगी। पर मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। बस इतना कहूंगा कि ना समझ में आया हो तो मुझे आप फोन कर लीजिएगा जब भी मैं ऑफिस में आपको नंबर दूं, ठीक, या टेलीग्राम चैनल है उससे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। भागना नहीं, डरना नहीं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहे, क्लियर है ना। तो आपको समझ में आया ये चीज। अब आपको एक बार बस और समझ लेना है कि ये मान लो भारत अगर बना दे तो आप कहोगे सर 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, है ना। चलो अब जैसे मान लो श्रीलंका को भारत में मिला लिया, आज अर्जित कर लिया, तो आप कहोगे सर एक क्षेत्र होगा एक्वायर्ड एरिया, दूसरा क्षेत्र होगा सर हमारे जो स्टेट है ना, और फिर कुछ होंगे हमारे यूनियन टेरिटरी, ठीक। तो मैं कहूंगा आप बताओ हमने शक्तियों का किसके साथ बंटवारा किया है, तो आप कहोगे सर स्टेट के साथ केवल। तो ये क्या है, ये यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट है, ये एक्वायर्ड रीजन है और ये यूनियन टेरिटरी है। और पूरे को हम क्या कहेंगे कि पूरा क्या है, एरिया ऑफ इंडिया है, अर्थात भारत एक क्षेत्र। और ये भी याद रखिएगा कि चाहे तो हम भविष्य में इसको क्या कर सकते हैं, भविष्य में इसको स्टेट बना सकते हैं, अर्थात भविष्य में हम इसको, जो यूनियन टेरिटरी है इसके साथ अभी केंद्र अपनी शक्तियां नहीं शेयर कर रहा, लेकिन अगर भविष्य में चाहे तो केंद्र इसके साथ शक्तियां शेयर कर सकता है और इसको क्या हो जाएगा, ये यूनियन ऑफ इंडिया बन जाएगा। जैसे केजरीवाल जी लगातार कहते रहते हैं कि हमको शक्तियां दो, शक्तियां दो, हमें राज्य का दर्जा दो, पर अभी हम राज्य का दर्जा नहीं दे रहे। बात समझ में आ रही? तो इस तरह चीजें समझिएगा,
है ना। या आप ये भी कह सकते हो एरिया ऑफ इंडिया एक फैमिली है, उसके 3 मेंबर हैं, यूनियन ऑफ इंडिया एक मेंबर है, दूसरा मेंबर उसका यूटी है और तीसरा मेंबर एक्वायर्ड एरिया है। ये सबसे प्रभुत्व वाले लोग हैं, इनको ज्यादा शक्तियां मिली है परिवार में, उससे कम इसको मिली है, उससे कम इसको मिली है ना। ये भी ऐसे समझ सकते हो आप। तो चलिए अब समझ में आ गया आपको, अब आगे चलते हैं, है ना। पहला आर्टिकल अब कंप्लीट हुआ है। अब दूसरा आर्टिकल, अभी आप तक जो पढ़ते रहे होंगे तो पहला आर्टिकल ये पढ़ते रहे होंगे कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। पर आज आपको समझ में आया होगा कि पहला आर्टिकल वास्तव में क्या है ना। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया तो कमेंट कर दिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, वरना तो फिर हालत सही नहीं है आप लोगों की। अब आर्टिकल 2 में चलते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अर्थात नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना ना। अच्छा, इसने आर्टिकल 2 ने कहा है नए राज्य की स्थापना। तो ये बताइए, तेलंगाना एक नया राज्य बना था तो क्या उसमें ये चीज यूज की गई थी? आर्टिकल 2 यूज किया गया था कि नहीं किया गया था? देखिए मैं आपको एक पहली बात बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट लिखे हैं, एक आर्टिकल 2, इसमें क्या है? अब आर्टिकल 2 में लिखा है कि नए राज्य की स्थापना कैसे करनी है, तो बेसिक नियम लिखा है। फिर इसका अप्लाई कौन करता है? कोई संस्था करती है, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, जिसको भी कहा गया होगा, है ना। बात समझ में आ रही? तो आर्टिकल 2 की शक्तियों का प्रयोग करके ही हम नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या तेलंगाना का संदर्भ इसी से जुड़ता है? अगर मैं कहूं कि तेलंगाना एक नया राज्य बना है तो क्या आर्टिकल 2 के द्वारा बनाया गया है? तो नहीं बनाया गया। याद रखिएगा, इसमें कहा गया है कि नए राज्य की स्थापना। अब इसको भी समझते हैं कि देखिए, जब भारत बना था, मान लो कोई एक क्षेत्र है, हमने भारत बना लिया, तो क्या ऐसा ही भारत हमेशा रहेगा क्या? नहीं ना, भविष्य में ये बदलेगा। भविष्य में बहुत ज्यादा क्षेत्र अपने अंदर आ सकते हैं, ठीक है। या 2 तरीके से बदलेगा। एक बदलाव होगा जो बाह्य आधार पे होगा, मान लो पाकिस्तान को हमने मिला लिया, ठीक है, श्रीलंका को मान लो मिला लिया, नेपाल को मिला लिया, ठीक है। चूंकि आप कहोगे सर अलग होने की बात क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं, है ना। और यूनियन स्टेट क्या मतलब? एक समझौते का परिणाम नहीं है, कोई हमसे अलग नहीं हो सकता। देखिए जम्मू कश्मीर वाले कई अलगाववादी नेता, ठीक है, अलग होने की मांग करते करते थक गए, नॉर्थ ईस्ट में थक गए, पर अलग नहीं हो सकते, सोच भी नहीं सकते। जो सोच रहे हो सोचना भी बंद कर दे फ्यूचर में, क्योंकि आर्टिकल 2 ने हमको क्या बनाया है? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। कोई समझौते का परिणाम नहीं है कि आप भविष्य में अलग हो जाओगे। आप भारत हो, भारत थे, भारत रहोगे, है ना। तो इसीलिए देख लीजिए, मैं केवल जुड़ने की बात कर रहा हूं, अलग होने की कोई बात नहीं कर रहा। हमारे संविधान निर्माता ने भी जो आर्टिकल 2 लिखा है, देख लीजिए आप गौर से कि आर्टिकल 2 में केवल एडमिशन को कहा है, बस एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट, है ना। कहीं भी रिमूवल नहीं लिखा, बाहर करना नहीं लिखा, केवल इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन। तो आप समझ जाइए क्यों? क्योंकि हम यूनियन ऑफ इंडिया हैं। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भविष्य में, इंटरव्यू में अगर पूछ लिया और आपने बता दिया तो आपसे खुश हो जाएगा एग्जामिनर, क्योंकि ये सब बहुत बारीक चीजें हैं। अब आप समझिए कि परिवर्तन तो होगा ही भविष्य में। मान लो हम बांग्लादेश को भारत में मिला देते हैं, है ना, तो ये हो गया बाह्य आधार पे परिवर्तन। जब हम किसी बिल्कुल नए क्षेत्र को अंदर ला रहे हैं, बिल्कुल नए क्षेत्र को, है ना, जो पहले भारत था ही नहीं। जैसे हमने क्या किया, गोवा को अंदर लाए, पांडुचेरी को अंदर लाए, है ना, सिक्किम को अंदर लाए, तो ये सब नए क्षेत्र थे। तो 2 तरीके से परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन नए क्षेत्र के आधार पे, दूसरा एक परिवर्तन होगा कि मान लो एक बड़ा सा प्रदेश है यूपी, उसको 4 भागों में बांट दिया, तो ये भी तो परिवर्तन है भारत के क्षेत्र के अंदर, पर ये आंतरिक है। अब आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पहला आर्टिकल है
उसमें तो हमने ये बताया केवल कि भारत क्या है। फिर हमने आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में परिवर्तन को लेकर प्रावधान किए हैं। बस आर्टिकल 2 में हमने बाह्य आधार पर जो परिवर्तन हो सकते हैं उसके लिए कहा है, और आर्टिकल 3 में जो आंतरिक आधार पर परिवर्तन हो सकते हैं हमने उसको वर्णन किया है। मेरी बात समझ में आ रही? तो हमने 2 आधार पे किया है, ठीक। तो आर्टिकल 2 समझते हैं बाह्य आधार पे, अर्थात जब कोई बिल्कुल नए राज्य को अंदर लाया जाएगा उसके लिए 2 है। तेलंगाना इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो भारत का ही एक पार्ट था, वो आंतरिक मामला था, उसमें 2 नहीं आएगा। 2 में क्या आएगा? सिक्किम। जैसे सिक्किम को हमने लिया था, है ना, तो सिक्किम क्या था? एक नया राज्य था, मतलब भारत का पार्ट ही नहीं था, वो एक नया देश था, उसको हमने भारत में मिला लिया था केवल। बात समझ में आ रही? तो सिक्किम के लिए ये आर्टिकल यूज होगा। भविष्य में अगर पाकिस्तान को मिलाते हैं तो ये आर्टिकल से हमें पावर मिलेगी। भविष्य में अगर बांग्लादेश को मिलाते हैं तो ये आर्टिकल से हमको पावर मिलेगी। दोस्तों, मैं केवल समझाने के लिए आपको नाम ले रहा हूं। भारत की जो विदेश नीति रही है वो कभी भी विस्तारवादी नहीं रही, वो कभी भी किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था, है ना। केवल आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 2 का प्रयोग कब करेंगे? जब हम कोई बाह्य क्षेत्र को अंदर मिलाएंगे। अब देखिए, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, क्लियर, कि नए राज्य की जब मिलाना होगा, इसका प्रयोग हमने आज तक केवल अभी सिक्किम के लिए किया था। इसी में संशोधन करके हमने क्या किया था? एक 2A भी जोड़ा था, है ना, क्योंकि सिक्किम को हमने एक बिल्कुल नए तरीके का दर्जा दिया था पहले, है ना, मतलब राज्य भी था और आप कहोगे नहीं भी था, वो सब बाद में समझेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि नए स्टेट के लिए इसमें क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट में बी लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, अर्थात संसद किसी भी नए क्षेत्र को, संसद किसी भी नए क्षेत्र को भारत में शामिल करके राज्य का दर्जा दे सकती है। यह काम कौन करेगी? यह काम केवल संसद करेगी बस, अर्थात संसद के पास यह अधिकार है। मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से कि अगर किसी बाह्य क्षेत्र को स्थापित करके नए राज्य की स्थापना करना है तो यह पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, या केंद्र राज्यों के पास? तो आप कहोगे नहीं, तीनों गलत है, केवल और केवल संसद के पास है, केंद्र सरकार के पास भी नहीं है। संसद और केंद्र सरकार में अंतर जानिएगा, है ना, केवल किसके पास है? संसद के पास। इस चीज को रट लीजिएगा। अब चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, इसको समझिए अब, ठीक। जैसे मान लो ये भारत है ना, अब मान लो पाकिस्तान को हमने अंदर शामिल कर लिया, कब्जा कर लिया। शामिल करने के बाद उठा के नहीं ले आएंगे, वहीं रहेगा, है ना। मान लो पाकिस्तान अब भारत का पार्ट हो गया, युद्ध हुआ और हमने उसको युद्ध में जीत लिया। बहुत डिस्टर्ब करता था, युद्ध हुआ, युद्ध में जीत लिया। तो सवाल ये उठता है कि आप इसको क्या कहोगे? इसको स्टेट कहोगे, या इसको यूनियन टेरिटरी कहोगे, या इसको एक्वायर्ड एरिया कहोगे? अब बताओ आप, हमने कब्जा किया, इसको लड़के जीत लिया, अब इसको क्या कहोगे? तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको क्या कहोगे? एक्वायर्ड एरिया, क्योंकि अभी इसके मामले में हमने कोई नियम बनाया ही नहीं। फिर बात आएगी संसद के पास। ये मान लो हमारी संसद है ना, पार्लियामेंट है। फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि इसको एक्वायर्ड एरिया ही रखना है, या इसको यूनियन टेरिटरी बना देना है, या इसको स्टेट बना देना है। अगर यही रखना है, केवल एक्वायर्ड एरिया रखना है, तो कहा जाएगा कि आर्टिकल 2 का कोई प्रयोग नहीं करना, क्योंकि आर्टिकल 2 का समझिए, आर्टिकल 2 में कहा गया केवल न्यू स्टेट के लिए, बस नए स्टेट के लिए। स्टेट का मतलब जिसके साथ हम शक्तियों का बंटवारा करेंगे। अगर मान लो हमें इस क्षेत्र को अंदर मिला तो लिया, पर इसके साथ शक्तियों का बंटवारा नहीं करना, क्योंकि यहां के लोग उस लायक ही नहीं है कि उन्हें शक्तियां दी जाएं। तो हम क्या कहेंगे कि यही राष्ट्रपति साहब हमारे इसको देखेंगे, है ना। यहां के लोगों को शक्ति ही नहीं मिलनी, कोई भी शक्ति नहीं देंगे बिल्कुल भी, केवल इनको कब्जे में रखेंगे बस। तो एक्वायर्ड एरिया कहलाएगा, कोई शक्ति नहीं, है ना। तो इसके लिए हमें आर्टिकल 2 का प्रयोग नहीं करना दोस्तों।
आर्टिकल 2 का प्रयोग केवल तभी करना है जब हम उसको स्टेट की मान्यता देंगे, अर्थात उसके साथ शक्तियां शेयर करेंगे, और यह काम केवल संसद को पावर है। बस संसद जिस तरह चाहे उस तरह कर सकती है। बात समझिएगा, मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में आर्टिकल 2 का यूज किया जा सकता है क्या, जैसे मान लो बांग्लादेश को मिला लिया और उसको हमने संघ शासित प्रदेश बना लिया, तो क्या उसमें आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर बांग्लादेश को मिला के हम सीधे स्टेट का दर्जा दे रहे हैं तो ही होगा केवल। क्लियर? आगे चलते हैं, है ना। आर्टिकल 2 कंप्लीट हो गया। अब आर्टिकल 3, तो मैंने आपको कहा था कि आंतरिक मामलों में भी तो परिवर्तन करना पड़ेगा, तो आंतरिक मामलों में भी कहा गया है, सुनिए आप, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, अर्थात जो राज्य अस्तित्व में हैं, अभी जितने भी अस्तित्व में हैं, अर्थात जितने भी राज्य हैं उनको छोटा करना, बड़ा करना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना या उसके नाम में परिवर्तन करना, उसके संबंध में आर्टिकल 3 है। कहने का यह मतलब है कि आर्टिकल 3 को समझिए। आर्टिकल 3 क्या है? जितने भी स्टेट हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट, है ना, अगर इनके नाम को बदलना होगा तो आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा। अगर इसके क्षेत्र को बदलना होगा, मान लो कोई बड़ा है तो उसको 2 भागों में बांट दो, अगर मान लो इन दोनों को मिला के एक नए स्टेट बना दो, या मान लो कोई ज्यादा बड़ा है एक छोटा है तो इसके भाग को मिला के इसमें कर दो, तो इस तरह सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, और किसका? एग्जिस्टिंग, जो अस्तित्व में है अंदर, तो उसके लिए आर्टिकल 3 प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हमें यूपी को 4 भागों में बांटना है और यूपी का मान लो नाम भी बदलना है, जैसे यूपी का उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश करना है, तो आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा। अगर यूपी को बांटना होगा 4 भागों में तो आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा, 2 का नहीं होगा। 2 का प्रयोग केवल नए राज्य के लिए होगा, जब कोई बाहर से नया राज्य आएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो आर्टिकल 3 समझ गए आप। आर्टिकल 3 को समझ गए होंगे तो एक बार और पढ़ लीजिए। इसमें क्या गया है? फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ, थोड़ी इसको समझा दे रहा हूं, फॉर्म ए न्यू स्टेट सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटिंग 2 और मोर स्टेट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्टेट और बाय यूनिटिंग एनी। इसका ये कहने का केवल मतलब है कि एक नया स्टेट बनाया जा सकता है। वो कैसे? किसी एक बड़े स्टेट को 2 भागों में बांट दो, जैसे मान लो यूपी को 2 भागों में बांट दोगे तो एक नया बन ही जाएगा ना, एक का नाम यूपी रखेंगे, एक का कुछ। जैसे भविष्य में जैसे भविष्य क्या, मान लो पहले उत्तराखंड किया गया था तो यूपी को ही तो बांट के किया गया था, साथ में 2 छोटे छोटे स्टेट को भी मिला के एक बनाया जा सकता है। जैसे मान लो असम और मेघालय है, मेघालय बहुत छोटा सा है, असम के साथ मिला दो, एक नया स्टेट बना दो जिसका नाम रख दो असम मेघालय, हो सकता है ना। तो इस तरह कहा इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अर्थात किसी स्टेट का भाग को काटा भी जा सकता है। और इसको लेकर एक बार विवाद हुआ। विवाद ये हुआ, उसको भी समझ लीजिए। विवाद क्या था कि मान लो ये भारत है ना, अब यहां समझिएगा थोड़ी, जब भारत हमारा देश आजाद हुआ तो ये कहा गया कि भारत को 2 भागों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। तो ये बांटेंगे कौन? एक शख्स आए, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ को कहा गया कि आप बांट दो। और याद करिएगा रेड क्लिफ उससे पहले कभी भारत नहीं आए थे, सीधे आए और 2-3 दिन में बांट दिया। कैसे बांटा कि मैप रखा और मैप में स्केच से खींच दिया, ये भारत का होगा, ये पाकिस्तान का होगा, इस तरह बांटा था। तो क्या हुआ कि कुछ ऐसी इनसे गलतियां हो गई, गलती होनी ही थी, कुछ ऐसी बात हुई कि मान लो किसी का घर खुद 2 भागों में बटा है, आधा घर पाकिस्तान में, आधा घर अब उसमें भारत में है। कहने का ये मतलब उस समय जब जहां बांग्लादेश था ना, उसको भी हम क्या बोलते थे? पाकिस्तानी बोलते थे ना, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ऐसा हुआ कि मान लो एक ही आदमी का जो घर है वही 2 देशों में बट गया। तो इस तरह का अतार्किक बंटवारा किया था, बिना दिमाग वाला बंटवारा। कई दिक्कत हुई थी। एक दिक्कत ऐसे हुई कि एक हिंदू क्षेत्र
बांग्लादेश में चला गया, और उसी के बगल में जस्ट लगा हुआ एक क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल्य था वो भारत में आ गया। तो कहने का मतलब जो हिंदू वाला क्षेत्र था वो कहाँ चला गया? बांग्लादेश में, या कहो पूर्वी पाकिस्तान में। और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वो कहाँ चला गया? वो रह गया भारत में। तो भाई काफी दिक्कत हुई। तो ये था कि इसको सेटल कर दिया जाए। सेटलमेंट का मतलब वो क्षेत्र हम ले लेते हैं, ये क्षेत्र आपको दे देते हैं। तो भाई समझौता हो गया, है ना। नेहरू नून समझौता इसको बोलते हैं। नून वहां के प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी भारत के थे। तो दोनों ने कहा कि चलो समझौता कर लेते हैं। जब समझौता हुआ तो बात हुई कि अब भारत को अपनी थोड़ी सी इसको जमीन देनी होगी, है ना। तो वो जमीन का किसका पार्ट था उस समय? पश्चिम बंगाल का, है ना। तो हमने सोचा कि आर्टिकल 3 में हमको पावर मिली हुई है कि किसी भी स्टेट को हम तोड़ सकते हैं बीच से। तो नेहरू जी ने सोचा कि हमको जब पावर मिली आर्टिकल 3 से, तो हम क्या करते हैं, हम पश्चिम बंगाल को तोड़ देते हैं और वो एरिया दे देते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया, ये गलत बात है। इसमें केवल ये कहा गया कि तोड़ सकते हैं, देने की बात नहीं कही। आप तोड़ के उसे अलग स्टेट बना दो, तोड़ के उसको यूनियन टेरिटरी बना दो, या तोड़ के उसको ऐसे ही छोड़ दो, पर उसको दे किसी को नहीं सकते हो। देने के लिए आपके पास कोई शक्ति नहीं है। संविधान ने आर्टिकल 3 में देने के लिए नहीं कहा, तो इसीलिए फिर हमें संविधान संशोधन करना पड़ा, अर्थात अब संविधान में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा ये मामला बेरूबाड़ी का मामला था, बेरूबाड़ी केस, जिसमें 9वां संविधान संशोधन करते हैं हम 1960 में। तो अब यहां से एक दिक्कत आई थी तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आपको मैंने क्या बताया कि आर्टिकल 3 में क्या है? क्षेत्र नाम परिवर्तन। अब सवाल है कि इसका क्या प्रोसेस होगा, है ना, इसका क्या प्रोसेस होगा। तो देखिए इसका ये कहा गया है, पहले मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊं कि मान लो अगर कोई एक स्टेट है यूपी, है ना। अब मान लो यूपी को डिवाइड करना है, और ये गवर्नमेंट है, मान लो ये मोदी जी हैं, ठीक है, और ये मान लो योगी जी हैं, है ना। ये मान लो संसद है हमारी, और ये मान लो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, प्रेसिडेंट जी। क्लियर? अब देखिएगा एक चीज क्लियर कर लीजिए कि जो भी नाम, क्षेत्र या सीमा परिवर्तन होगा वो केवल पार्लियामेंट कर सकती है, ये संसद, केवल संसद कर सकती है बस, और कोई नहीं। आप देखो अगर एक सवाल आ जाए कि क्या यूपी का नाम योगी जी बदल सकते हैं, तो आपको लगेगा हाँ बदल देंगे क्योंकि आजकल बहुत बदल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। यूपी का नाम नहीं बदल सकते। यूपी के अंदर जो शहर हैं उनके नाम बदल सकते हैं केवल। यूपी का नाम बदलने की शक्ति केवल संसद के पास है, अर्थात जब संसद कहेगी केवल तभी बदला जाएगा, और कोई नहीं उसको बदल सकता। क्लियर? तो नाम, क्षेत्र और ये सब संसद ही बदल सकती है। पर बदलता कैसे आप ये देखो, मान लो यूपी में को 4 भागों में बांटना है, हाँ? तो मोदी जी को ऐसा लगा कि 4 भागों में चलो इसे बांट दिया जाए अब, क्योंकि यूपी के लोग क्या कर रहे हैं, ये सरकार है मान लो हमारी, है ना, और यूपी के लोग लगातार कह रहे हैं कि हमको 4 भागों में बंटना, बस यही मान लो, भी सोच लो। तो सरकार इनके मन का काम करेगी, क्योंकि सरकार का यही काम होता है कि जो लोगों की इच्छा है उसको पूरी करी जाए, है ना। तो मोदी जी को अगर लगेगा कि इनको 4 भागों में बांटना है, तो कहेंगे एक प्रस्ताव बनाओ पहले, है ना, कि कैसे कैसे बांटा जाएगा, क्या क्या किया जाएगा। तो पूरा एक प्रस्ताव बनेगा, सब उसमें प्रावधान होंगे कि कैसे यूपी को बांटा जाएगा, कैसे यूपी की राजधानी को डिसाइड किया जाएगा, सारी चीजें उसमें लिखी होंगी। फिर मोदी जी कहेंगे ये प्रेसिडेंट को भेजेंगे, राष्ट्रपति जी को, है ना, अर्थात राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे पहले कि बताइए हमारा विचार है कि हम इस प्रस्ताव के अनुसार यूपी को बांट दें। तो प्रेसिडेंट जी कहेंगे लाओ जरा मुझे दिखाओ, मैं पढ़ता हूं, है ना। फिर प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जी कहेंगे खुद तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना, बाद में यहां भेज देंगे यूपी, और कहेंगे कि यूपी का जो विधानमंडल है, यूपी का जो विधानमंडल है ना, विधानसभा विधान परिषद को मिला के विधानमंडल बोलते हैं ना, तो यूपी का जो विधानमंडल है
वो इस प्रस्ताव पे चर्चा करें, वो इस प्रस्ताव पे चर्चा करें और बताएं हमें कि यूपी को बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए। तो कहने का यह मतलब है कि जब किसी भी राज्य को बांटना होगा तो उसके संदर्भ में सबसे पहले प्रेसिडेंट से बात कही जाएगी, उनसे परमिशन ली जाएगी, अनुमति ली जाएगी। और प्रेसिडेंट उसके लिए क्या करेंगे, राज्य के पास वो कागज भेजेंगे, वो एप्लीकेशन भेजेंगे और राज्य को समय भी डिसाइड कर देंगे कि तुमको केवल इतने समय में हमको बताना है। हमने जो तुमको भेजा है ना सवाल पूछने के लिए कि क्या करना चाहिए बताओ, तो केवल हमें इतने समय में बता दो। समय डिसाइड कर दिया जाएगा। वो समय बाद में बढ़ाया भी जा सकता है अगर राष्ट्रपति जी को लगे। उस समय के बाद मान लो वापस किया कि हमें नहीं बंटवारा चाहिए या हमें इन शर्तों पे बंटवारा नहीं चाहिए, तो प्रेसिडेंट जी ने सोचा कि चलो सुनना उन्ना नहीं है, इसको हमें बांटना ही बांटना है। तो प्रेसिडेंट जी को कोई नहीं रोकेगा। प्रेसिडेंट जी इसको संसद को परमिशन दे देंगे कि आप इसमें काम चालू कर दो। तो संसद फिर क्या करेगी, संसद इसी प्रस्ताव को, बिल को एक्ट बना देगी, है ना, अर्थात पास कर देगी। और जैसे ही इसको पास कर देगी तो इसका बंटवारा हो जाएगा। कहने का यह मतलब है कि पूरी प्रक्रिया है कि संसद ही इसके लिए बिल पास करती है, पर संसद कब बिल पास करेगी, जब राष्ट्रपति जी अनुमति देंगे। और राष्ट्रपति जी अनुमति देने के पहले एक बार वहां के संबंधित राज्य से पूछेंगे। जैसे जब जम्मू कश्मीर के संबंध में बात हुई कि अब इसकी दशा को बदलना है ना, बहुत राज्य की डिमांड कर रहा था, राज्य की जगह उसको संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। तो उसके लिए उससे पहले पूछा गया था जम्मू कश्मीर से कि भाइयों आपके साथ ऐसा किया जा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, आप खुद बताओ, या हमें क्या करना चाहिए। लेकिन पूछा गया बस। अर्थात कहने का यह मतलब है केवल नाम मात्र के तौर पे पूछा जाता है। अगर मन होगा तो परिवर्तन करेगी संसद, नहीं मन होगा तो संसद कोई परिवर्तन नहीं करेगी। संसद जैसे चाहे वैसे कर सकती है। राज्यों से केवल एक बार बस पूछा जा रहा है। जैसे कहने का मतलब यह है कि घर में कई बार हम लोगों से चीजें पूछी जाती है ना कि भाई बताओ ऐसा करना कि नहीं करना, और आप कुछ भी कहो, करते अपने ही मन का पिताजी भाई होता है ना। तो ये सेम वैसी व्यवस्था है, केवल संतुष्टि के लिए बस, है ना। तो इस तरह, क्योंकि संघवाद है, हम संघवाद कहीं ना कहीं राज्यों को शक्ति थोड़ी बहुत देता है। क्योंकि ये भारत का संघवाद है इसलिए मैंने थोड़ी बहुत बोला है, वरना संघवाद में तो बहुत शक्तियां होती हैं, पर भारत का संघवाद बहुत अलग है। और उसके लिए मैंने संघवाद पे एक पूरी वीडियो बनाई है, उसको आप देखिएगा। तो कहने का ये मतलब है कि थोड़ी बहुत बस राज्य को यही शक्ति है कि राज्य से चीजें पूछ ली जाएंगी। जैसे जब आंध्र प्रदेश को बांटा जा रहा था तो एक बार पूछा गया उससे कि बताओ तुम्हें बांट के दो भागों में बांट रहे हैं, एक जगह तेलंगाना कहलाएगी, एक आंध्र प्रदेश कहलाएगी। तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने बहुत विरोध किया था, यहां तक कि बिल पास ही नहीं किया था उन्होंने। जो राष्ट्रपति जी ने भेजा था ना उसको खारिज कर दिया था, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो बटोगे तुम, है ना। तो इस तरह चीजें हुई थी, है ना। तो आर्टिकल 3 आपको चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में कुछ नहीं कहा गया, केवल इतना कहा गया है कि जो आर्टिकल 2 व 3 के तहत काम होगा, जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत काम होगा वो सामान्य कानून की तरह होगा, ना कि संविधान संशोधन की तरह, ना कि संविधान संशोधन की तरह। क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 के तहत सरकार काम करेगी, संसद काम करेगी, वह काम केवल एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया होगी, संविधान संशोधन नहीं होगा। संविधान संशोधन आपको पता है 368 के तहत होता है, तो कहा गया कि उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, केवल एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सब क्या बात है भाई बताओ, है ना। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं इसको भी। आपको पता होना चाहिए कि जो सामान्य कानूनी प्रक्रिया होती है ना, जो सामान्य प्रक्रिया होती है वो बहुत सरल होती है, क्लियर। उसमें संसद बहुत आराम से कोई भी काम कर लेती है। लेकिन जो संविधान संशोधन होता है यह बहुत कठिन होता है। इसमें सारा काम कौन करता है, संसद करता है।
क्लियर, सारी शक्तियां केंद्र के पास है, केंद्र मतलब संसदीय है, ठीक। पर संविधान संशोधन के मामले में किसके पास शक्तियां होती हैं? राज्यों के पास भी थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत नाम मात्र की बस होती है। लेकिन जब ये आर्टिकल 368 बताऊंगा तब अच्छे से पूरा समझाऊंगा, बस अभी आप इतना समझ लो। अब स्थिति समझ गए दोनों में क्या अंतर होता है। लेकिन एक सबसे बड़ा अंतर ये है, भारत के बारे में समझिए कि 1947 में भारत आजाद हुआ, 1950 में हमने संविधान बनाया। संविधान जब बना रहे थे तो ये बात हुई कि भाई राज्यों का बनाना, राज्यों का मिटाना, नए राज्यों की स्थापना करना, ये सरल रखा जाए कि कठिन रखा जाए, ऐसा हुआ है ना भाई। सरल रखी जाए प्रक्रिया की कठिन रखी जाए? तो कई लोगों ने कहा कि कठिन रखो, क्योंकि इससे अपना संघवाद मजबूत होगा, है ना। राज्यों को शक्ति मिलेगी तो संघवाद मजबूत होगा। संघवाद जरूर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा लेक्चर, संघवाद देखना है तभी ये समझ में आएगा। तो संघवाद मजबूत होगा। पर कुछ ने कहा कि भाई 1947 से अभी 1950 में आए हैं, अभी नया नया हमारा राज्य बन रहा है, भारत स्टेट बन रहा है, और इसमें अभी बहुत सारे परिवर्तन होने हैं। देखिए बगल में अभी फ्रांस छोड़ के जाएगा तो उसके भी चीजें आएंगी, अभी ये पुर्तगाली जाएंगे छोड़ के तो उसका भी हमको समझना पड़ेगा। साथ में भारत के अंदर की जो व्यवस्था थी वो भी बहुत अस्थिर थी, क्योंकि जो अंग्रेजों ने भारत को अंदर व्यवस्थित करके रखा हुआ था या प्रांत बना रखे थे, उन्होंने अपनी व्यवस्था के अनुसार बना रखे थे। जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं कि मान लीजिए ये देखिए, है ना, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण था पहले का कि पूरा एक क्षेत्र को बंगाल मानते थे, लेकिन इसको दो भागों में किसने बांट दिया था? बीच में दो भागों में बांट दिया था लॉर्ड कर्जन ने, जबकि ये एक संस्कृति के लोग थे। इसको दो भागों में बांटा क्यों? क्योंकि उनको ब्रिटिश लोगों को डर लग रहा था, तो अपने हिसाब से सारा काम कर रहे थे, ना कि जनता के हिसाब से। तो उन्होंने सारी चीजें अपने हिसाब से बना रखी थी। साथ में आप देखिए कुछ रियासतें थी बीच में, है ना, कुछ राज्य थे, फिर रियासत, फिर राज्य। तो कहने का मतलब स्थिति बहुत अजीब सी थी। तो यह था कि अभी नहीं लेकिन भविष्य में जरूर परिवर्तन होगा। पहले देश को थोड़ी बहुत स्थिर कर ले, है ना, स्थिर करने के बाद एक बार फिर से सब कुछ सही करेंगे। तो कहने का यह मतलब है कि जब 1950 में हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय बहुत अस्थिरता थी और अव्यवस्थित था, हमारा देश अव्यवस्थित था। क्लियर? तो जब अस्थिरता और अव्यवस्थित होगा तो यह बताइए मुझे आप कि केंद्र को ज्यादा पावर देनी चाहिए कि राज्यों को ज्यादा पावर देनी चाहिए? राज्य बनाने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए कि कठिन होनी चाहिए? तो आप कहोगे सर सरल होना चाहिए। अगर राज्यों को मान लो थोड़ी भी दे दें, और उस समय राज्य नए नए जुड़े थे भारत से, है ना, नई नई रियासतें जुड़ी थी, अगर मान लो उनको ज्यादा शक्ति दे दी तो क्या है, जिसको शक्ति मिल जाएगी वो थोड़ी बहुत लापरवाही कर सकता है। जैसे मान लो कि एक पिताजी, उनके 4 लड़के, चारों अभी नई नई पढ़ाई शुरू की, तो थोड़ी बहुत लापरवाही कर सकते हैं ना, तो पिताजी को टाइट रहना पड़ेगा। लेकिन जब वो पढ़ते पढ़ते समझदार हो जाएंगे तो पिताजी फिर थोड़ी नरम हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत में तो पिताजी के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए ना। वैसे ही मान लो भारत में केंद्र को एक बड़ा रोल प्ले करना था कि अभी एक नया राज्य बना है, अभी अभी तो पाकिस्तान अलग हुआ है, हाँ, ऐसा ना हो कि भविष्य में कोई और अलग होने की मांग करने लगे या कोई और बवाल हो। मान लो हमें व्यवस्थित करना है, फिर राज्य को हमें भागों में बांटना हो, और राज्य क्या करें उसमें, फिर राज्य हमारी, अगर राज्य को हम शक्ति दे देंगे तो राज्य बात ही नहीं मानेंगे, तो फिर देश की अखंडता को दिक्कत हो सकती, देश को व्यवस्थित करने में दिक्कत होगी। इसलिए दोस्तों इस प्रक्रिया को बिल्कुल सरल रखा गया, और इसीलिए आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी काम होगा वो बहुत सरल तरीके से होगा। सरल तो होगा ही होगा, साथ में यह भी कहा कि संसद से एक सामान्य कानून की तरह होगा। ये मैंने बोला आपको, है ना। और सामान्य कानून में भी क्या कह दिया कि केवल सामान्य बहुमत से चीजें हो जाएंगी, बस, मतलब बहुत सरल प्रक्रिया हो जाएगी, बस केवल सामान्य बहुमत से, है ना, केवल एक नॉर्मल मेजॉरिटी चाहिए होगा, बस। अब ये मेजॉरिटी क्या होती है, ये सामान्य मेजॉरिटी क्या होती है, विशेष मेजॉरिटी क्या होती है, निरपेक्ष मेजॉरिटी क्या होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। क्योंकि दोस्तों आज का लेक्चर बहुत कठिन था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। मेरा मन तो ये बोल रहा है कि नहीं आया होगा। आप मन ही मन मुझे 400 बातें सुनाओगे कि क्या पढ़ा दिया, पता नहीं, इतना बकवास पढ़ाते हैं,
है ना। हम इससे अच्छा सरल सरल पढ़ लेते हो जाता। तो दोस्तों मेरा काम झूठ बोलना नहीं है, जो चीज़ अच्छी होगी सही होगी मैं वही करूँगा। बस ये कहूँगा जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नमस्ते।